जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। आज घर में काफ़ी चहल पहल थी। छोटी ननद मेघा की शादी 15 दिनों के बाद थी, तो सब उसी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननद वाणी और उसके पति हेमंत घर आए हुए थे। सब लोग पापा जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे, जबकि घर की बहू नित्या सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबका चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में आ गई। लेकिन उस कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। नित्या को यह बात बहुत अजीब लगी, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति समीर को नित्या को बाहर भेजने का इशारा किया, जिसे नित्या ने भी देख लिया। लेकिन अनजान होने का नाटक करती हुई वो चुपचाप बैठी रही। आखिर समीर ने नित्या से कहा, नित्या, हम लोग कुछ ज़रूरी बातें कर रहे हैं, प्लीज़ तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। नित्या ने प्रश्न भरी नज़रों से समीर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो घर में क्या चल रहा है वह सब जानने का हक है। शायद उसकी ये बात वाणी ने समझ ली, इसलिए वो नित्या से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम है नहीं, तो आप नाश्ता करके अपने काम ख़त्म कर लो। वैसे भी आपको पता है, शादी के घर में बहुत से काम होते हैं, और आप घर की बहू हो तो आपको ही तो सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर नित्या ने मन ही मन सोचा, हाँ, मैं तो घर में काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपनी क्या बेइज्जती करें, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफ़ी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी कि देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर पापा जी के साथ बाहर निकल गए। वहीं दोनों नंदे अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर निकल गई। सासू माँ प्रतिभा जी भी बाहर आ गई और नित्या को काम बता दिया, बहू, हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। वाणी और दामाद जी यहीं पर खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। समीर बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक नित्या भी कमरे में आ गई। समीर, तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उस उसकी बातों को सुना अनसुना कर समीर ने बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं। हाँ, पर कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ये तो बताया ही नहीं। अब ज़रूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता दो दिया कि ज़रूरी काम से जा रहे हैं, और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया है वो कर लेना, और भगवान के लिए खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ समीर अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहाँ से निकल गया। नित्या उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। समीर भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। नित्या वही दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट के बाद उसे घर में काम करने वाली जमुना काकी आती दिखी। उनके आने पर प्रतिभा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें समझाकर वे लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे समीर भी रवाना हो गया। जमुना काकी घर में आ गई तो नित्या ने दरवाज़ा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जमुना काकी अपने काम में लग गई। सबसे पहले उन्होंने प्रतिभा जी के कमरे की सफाई की और फिर बाहर निकलकर उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया। उन्हें ताला लगाता देख नित्या ने पूछा, अरे काकी, ताला क्यों लगा रही हो? उसकी बात सुनकर जमुना काकी ने उसकी तरफ देखा और बोली, मैडम ने कहा है कि उनके कमरे को साफ सफाई करने के बाद ताला लगा देना। नित्या ने उसके आगे कुछ नहीं कहा, पर उसे हैरानी तब हुई जब जमुना काकी ने चाबी उसे देने की जगह अपनी कमर में खोस ली और घर के बाकी कमरों की सफाई करने लगी। नित्या उसे काम करते देखकर बैठी बैठी सोचने लगी, यही इज्जत है उसकी इस घर में। एक नौकरानी पर भी आंख मूंद कर विश्वास था, पर अपनी बहू पर नहीं। माना कि जमुना काकी यहाँ 10 सालों से काम कर रही हैं, पर वो भी तो इस घर की इकलौती बहू है। आज नहीं तो कल उसे ही तो सब कुछ संभालना है। खैर, नित्या ने देखा कि जैसे जैसे जमुना काकी सफाई करती जा रही थी, वैसे वैसे सब कमरों पर ताला लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ नित्या का कमरा, रसोई और हॉल को ही छोड़ा था जहाँ ताला नहीं लगा था।
नित्या अभी भी सोफे पर ही बैठी हुई थी कि जमुना काकी अपना काम खत्म करके जाने लगी। तब नित्या ने टोका, काकी आप तो जा रही हो, अब सारे कमरों को ताला लगा दिया तो चाबी भी दे दो, नहीं तो जब वो लोग आएंगे तो दरवाज़ा कैसे खोलेंगे। उसकी बात सुनकर जमुना काकी बोली, माफ़ करना बहू रानी, पर मेम साहब ने मना किया है आपको चाबी देने से। उन्होंने कहा है कि ताला लगाकर चाबी पड़ोस वाली सरला जी को दे जाना। कहकर जमुना काकी घर से निकल गई, जबकि नित्या सोफे पर बैठी एकटक उन्हें जाती देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन से होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी। बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। वो एक ऐसे परिवार से संबंध रखती थी जहाँ लड़कियों की शिक्षा का कोई मोल नहीं था, जहाँ 10वीं तक पढ़ाई कर ली बस उसके बाद शादी कर दी जाती थी। पर नित्या के माता पिता ने उसे बड़े अरमानों के साथ अपने परिवार वालों से लड़ झगड़ कर कॉलेज पढ़ने भेजा था। वह चाहते थे कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। वो हमेशा उसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते थे, इसलिए अपने रूढ़िवादी परिवार के खिलाफ जाकर भी उन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया और आगे शिक्षा के लिए शहर भेजा। गांव के माहौल से निकलकर नित्या पहली बार शहर में आई थी। उसे ये स्वतंत्रता, यहाँ का रहन सहन बहुत भा रहा था। वहीं कॉलेज में समीर से उसकी मुलाकात हुई थी। वो फाइनल ईयर में था। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार। फाइनल एग्ज़ाम आते आते दोनों शादी के सपने बुनने लगे थे। समीर को तो वैसे भी आगे पढ़ने का मन नहीं था। उसे तो वैसे भी अपने पापा का बिजनेस ही संभालना था, इसलिए उसके लिए ग्रेजुएट होना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इधर नित्या पर समीर के प्यार का ऐसा खुमार चढ़ा था कि उसे यह तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता पर क्या बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर में आने वाली हर लड़की की शिक्षा को रोक देगा। समीर ने उसे सपने भी ऐसे ही दिखाए थे। वह तो अक्सर उसे यही कहता था, आखिर इतना पढ़ लिख कर तुम्हें कौन सी नौकरी करनी है। अरे तुम तो एक बिजनेस फैमिली में जा रही हो, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर काम करते हैं, तुम्हें तो वैसे भी शादी के बाद ऐश ही करना है। नित्या धीरे धीरे उसकी बातों में आने लगी थी। गांव की पली बड़ी लड़की को शहर के ऐशो आराम अपनी ओर खींचने लगे थे। उसे समीर पर अपने से ज़्यादा विश्वास हो चला था, पर वो जानती थी कि उसके माता पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे। तैयार तो इधर समीर के माता पिता भी नहीं थे। आखिर नित्या उनके स्टैंडर्ड से मैच जो नहीं खाती थी, तो उन्होंने भी समीर की शादी के लिए मना कर दिया था। लेकिन समीर तो नित्या के साथ शादी की जिद पर अड़ा हुआ था। उधर पता नहीं गांव में कैसे नित्या के माता पिता को पता चल गया और वो उसे यहाँ से वापस गांव ले गए। पर कहते हैं ना, प्यार की खुमारी सब कुछ करवा देती है। एक रात नित्या सबको नींद में सोता हुआ छोड़कर गांव से भाग गई, पर गांव से आने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो आते हुए समय अपनी माँ की अलमारी में से सोने के गहने और पैसे चुरा लाई। समीर तो उससे शादी करने के लिए वैसे भी तैयार था, तो दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। पर समीर के माता पिता ने तो शुरू में उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। तो उन सोने के गहनों को बेचकर उन्होंने अपने रहने और खाने पीने की व्यवस्था की। जब तक प्यार का खुमार था और जेब में पैसे थे, तब तक समीर भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता था। लेकिन धीरे धीरे जब प्यार का खुमार उतरा और जेब में पैसे कम हो गए, तो दोनों को आटे दाल का भाव पता चल गया। दोनों में तू मैं होने लगी। लेकिन दोनों की समस्या ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि समीर अपने माता पिता का अकेला बेटा था। बाकी तो दोनों बेटियां थीं। बुढ़ापे में बेटा ही सब कुछ संभालेगा, यह सोचकर कुछ दिनों के बाद वह खुद समीर को लेने आए और मजबूरन उन्हें नित्या को भी अपनाना पड़ा। अब तो नित्या को भी लग रहा था कि सचमुच जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, पर असल में जिंदगी की शुरुआत अब हुई थी। ससुराल में रहना भी कोई मामूली बात नहीं है। नित्या का सामना अब ससुराल वालों से हो रहा था। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले देकर एक जमुना काकी रह गई, जो कि घर की साफ सफाई के लिए ही आती थी। बाकी रसोई का सारा काम नित्या के हिस्से में डाल दिया गया। अब तो समीर भी पूरी तरह से अपने माता पिता के कहे में रहता था। नित्या के हिस्से सिर्फ जिम्मेदारी आई थी, उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया था। आज उसे पछतावा होता था कि क्यों उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने माता पिता का दिल दुखाकर। वो यहाँ कहाँ खुश है। खैर, जब उसकी तंद्रा टूटी तो वह उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी कर दी। इन्हीं सब में दोपहर के 3 बज गए। तब तक वे सब लोग घर आ गए। समीर पड़ोस में रहने वाली सरला जी के यहाँ से चाबियाँ ले आया। हमेशा की तरह सामान सीधे प्रतिभा जी के कमरे में गया। अभी सब लोग सामान के साथ प्रतिभा जी के कमरे में ही थे कि नित्या उन लोगों को खाने के लिए बुलाने गई। उस समय मेघा अपने सोने के गहने पहनकर दिखा रही थी, जिसकी शॉपिंग शायद आज ही की गई थी। एकदम से नित्या को वहां देखकर उसने फटाफट ज्वेलरी निकालकर बैग में रख दी।
वही प्रतिभा जी नित्या को देखकर बिगड़ते हुए बोली, बहू, तुम्हें बिल्कुल तमीज़ नहीं है, किसी के कमरे में कैसे जाया जाता है? तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अचानक प्रतिभा जी के सवाल से हड़बड़ाती हुई नित्या बोली, जी दरअसल मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई थी। उसकी बातें सुनकर समीर नाराज होते हुए बोला, खाना क्या भागा जा रहा था, आकर खा तो रहे थे, यूं एकदम से मम्मी के कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? समीर ने जिस तरीके से धुतकारते हुए नित्या से कहा, उसे नित्या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोली, ये आप मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, मैं भला इस कमरे में क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती तुम इस कमरे में? मुझे नहीं पसंद तुम्हारा यहाँ पर आना, यहाँ पर सारा कीमती सामान रखा हुआ होता है। अचानक प्रतिभा जी जोर से बोली। उनकी बात सुनकर नित्या को ऐसा लगा जैसे कोई उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा रहा हो। उसने भी प्रतिभा जी के सामने आते हुए कहा, आपको मुझसे ज़्यादा जमुना काकी पर विश्वास है, जबकि मैं घर की बहू हूँ। मैं घर पर मौजूद थी, फिर भी आपने जमुना काकी से कमरों पर ताला लगवाया और चाबी सरला आंटी के घर पर दे दी। आपको मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है? हाँ, नहीं है मुझे तुझ पर भरोसा। भला हम तुझ पर भरोसा क्यों करें? अरे, जो अपने माँ बाप की सगी नहीं हुई, वो हमारी क्या सगी होगी? तू तो तेरे माँ के ही गहने चुरा कर ले आई थी, फिर तेरा क्या भरोसा करें कि तू हमारे गहने नहीं चुराएगी? प्रतिभा जी ने आज दिल की भड़ास मुंह पर निकाल ही दी। सुनकर नित्या बिल्कुल हैरान रह गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी ने आईने के सामने बिना कपड़ों के खड़ा कर दिया हो। अपने इस प्रतिबिंब को तो वह देख भी नहीं पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, इसलिए अपने आंसू लेकर कमरे से बाहर निकल गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। आज सचमुच उसके माता पिता का चेहरा उसे याद आ रहा था। उनके विश्वास को तोड़कर आज जो कुछ उसे मिल रहा था, शायद वो उसी के लायक थी। आखिर रात हो ही गई। सब ने अपना खाना बनाकर खा लिया, लेकिन नित्या को किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। आज उसे पता चल रहा था कि उसकी वैल्यू क्या है। शिक्षा उसके पास थी नहीं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम उसने दिए नहीं थे, पर फिर भी अपने स्वाभिमान को मारकर जीना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी शिक्षा को पूरी करने की ठानी। जानती थी घर में कोई भी पैसा नहीं देगा, इसलिए उसने दूसरे ही दिन एक छोटे से स्कूल में नौकरी के लिए अप्लाई किया। भला एक 12वीं पास लड़की को क्या नौकरी मिले, पर फिर भी डेमो के बाद प्री प्राइमरी टीचर की जॉब उसे दे दी गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये। पहले तो घर में कोई इस बात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 6-7 घंटे के लिए कम से कम नित्या से छुटकारा तो मिलेगा। यह सोचकर ही प्रतिभा जी ने हाँ कर दी। अब अपनी सैलरी से ही उसने फॉर्म भरा और अपने आगे की शिक्षा शुरू की। आखिर अथक परिश्रम और समय के साथ उसने अपनी शिक्षा भी पूरी की और अच्छी जगह पर नौकरी पर भी लग गई। इस बीच एक बेटी की माँ भी बनी। धीरे धीरे घर वालों ने भी उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन आज भी उसके मन का एक कोना खाली था। कई बार कोशिश की कि माता पिता से बात करने की, लेकिन पिता ने यह कहकर धुतकार दिया कि तेरा साया भी मैं अपने घर पर पढ़ने नहीं दूंगा। इसलिए इस धुतकार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानकर वो अपनी ज़िंदगी जीती रही।